हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो एग्रो। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर का सब्जेक्ट है रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। ये बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें हम रेनफेड एग्रीकल्चर मींस ऐसी एग्रीकल्चर जो मेनली रेनफॉल पर डिपेंडेंट होती है और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और उसके मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। आज के लेक्चर के टॉपिक्स हैं classification of rainfed area, characteristic of rainfed agriculture and constraints of dryland agriculture। So friends, इससे पहले मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स लिए थे जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर सच अपडेट्स। इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में रेनफॉल यूनिफॉर्म नहीं होती है, काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और इरेगुलर रेनफॉल होती है। जैसे कि एवरेज रेनफॉल होती है 1200 mm। इंडिया में एग्रीकल्चर मेनली रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट होता है, इसे रेनफेड एग्रीकल्चर बोलते हैं। ओवरऑल इंडिया में 90 मिलियन हेक्टेयर के एरियाज मेनली रेनफॉल पर डिपेंडेंट हैं, जो कि अनइक्वली डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मींस इंडिया के सभी स्टेट्स में रेनफॉल में वेरिएशंस होते हैं। मेनली असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान के एरिया में 70% कल्टीवेशन रेनफेड एग्रीकल्चर से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया में जितना वाटर अवेलेबल है उसका 85% वाटर है जो एग्रीकल्चर में यूज़ आता है। इंडिया में रेनफॉल अलग अलग स्टेट्स में कैसे वेरी करती है इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। राजस्थान में रेनफॉल होती है 100 mm पर एनम और चेरापूंजी में रेनफॉल होती है 11,000 mm पर एनम। इस टाइप से रेनफॉल में वेरिएशंस होते हैं अलग अलग स्टेट्स में। जैसा कि हम जानते हैं, जब बारिश होती है, बारिश का सारा पानी सॉइल में एब्जॉर्ब नहीं होता है। कुछ वाटर सॉइल में इनफिल्टर हो जाता है और कुछ रन ऑफ हो जाता है और वाटर जो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है वो लीव्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और मोस्ट ऑफ वाटर लीव्स से इवेपोरेट हो जाता है, जिसे हम इवेपोट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि रेनफेड एग्रीकल्चर जब ही प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल हो सकता है तब तक हम कुछ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वाटर कंजर्वेशन या वाटर हार्वेस्टिंग करें ताकि रेन वाटर को लंबे समय के लिए बचाया जाए और कम वाटर लॉस हो सके और जो रेनफॉल हो रही है उसका सारा पानी हम यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है बेस्ड ऑन एनुअल अरेंजमेंट ऑफ रेनफॉल फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इसमें हम रेनफेड एग्रीकल्चर को किन किन कैटेगरीज में डिफाइन किया है समझते हैं। फर्स्ट है ड्राई फार्मिंग, सेकंड इज ड्राईलैंड फार्मिंग एंड द थर्ड वन इज रेनफेड फार्मिंग। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग ऐसे एरियाज़ में कर रही जाती है जहां पर रेनफॉल 750 mm से भी कम होती है। इस टाइप की फार्मिंग में कॉमनली क्रॉप फेलियर दिखाई देती है क्योंकि रेनफॉल की कमी होती है यहाँ पर। ड्राई फार्मिंग के एरियाज़ एरिड रीजन्स होते हैं और क्रॉप ग्रोइंग सीजन भी बहुत कम दिनों तक का होता है, कुछ 75 डेज तक का। इस मेथड में मेनली मॉइस्चर कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि रेनफॉल कम होती है और लैंड एरिड हो जाता है। इसीलिए क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पर मॉइस्चर कंजर्वेशन मेथड्स को अप्लाई किया जाता है। ये था ड्राई फार्मिंग। नेक्स्ट टाइप है ड्राईलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग ऐसे एरियाज़ में की जाती है जहाँ पर रेनफॉल 700 mm से लेकर 1150 mm के एरियाज तक करी जाती है। ड्राईलैंड फार्मिंग में क्रॉप फेलियर के चांसेस एज कम्पेयर टू ड्राई फार्मिंग कम होते हैं। यहाँ के एरियाज सेमी एरिड होते हैं और यहाँ पे क्रॉप्स का लाइफ पीरियड होता है 75 टू 120 डेज तक का। थर्ड टाइप है रेनफॉल
रेनफेड फार्मिंग, ये इस सब्जेक्ट का मेन टॉपिक है। रेनफेड फार्मिंग और रेनफेड एग्रीकल्चर। रेनफेड एग्रीकल्चर एरियाज़ में रेनफॉल 1150 mm से ज़्यादा होती है। इस टाइप के एग्रीकल्चर में मेनली सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस प्रॉब्लम नहीं होता है। सॉइल में इनफ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। यहाँ की एरियाज़ ह्यूमिड होते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन का टाइम पीरियड होता है 120 से और उससे भी ज़्यादा। ये था रेनफेड फार्मिंग। एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ड्राई फार्मिंग और ड्राईलैंड फार्मिंग में मेन एम्फेसाइसिस सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पर होता है, जबकि रेनफेड एग्रीकल्चर में मेन एम्फेसाइज डिस्पोजल ऑफ एक्सेसिव वाटर, मैक्सिमम क्रॉप यील्ड, हाई लेवल्स ऑफ इनपुट्स एंड कंट्रोल ऑफ वाटर इरोजन पर किया जाता है। ये थे 3 क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग। इसके बाद अब हम इन फार्मिंग मेथड्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझते हैं इस टेबल के थ्रू। फर्स्ट एस्पेक्ट है एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल ड्राई फार्मिंग में होती है लेस देन 750 mm। नेक्स्ट ड्राईलैंड फार्मिंग में होती है 750 to 1150 mm एंड रेनफेड एग्रीकल्चर में होती है ग्रेटर देन 1150 mm की। सेकेंड एस्पेक्ट है क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर के चांसेस ड्राई फार्मिंग में कॉमन होते हैं। इसके बाद ड्राईलैंड फार्मिंग में क्रॉप फेलियर के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू ड्राई फार्मिंग एंड रेनफेड एग्रीकल्चर में क्रॉप फेलियर के चांसेस नहीं होते हैं। थर्ड एस्पेक्ट है रीजन। ड्राई फार्मिंग एरिया होता है एरिड रीजन, ड्राईलैंड फार्मिंग के रीजन होते हैं सेमी डेरिड रीजन एंड रेनफेड एग्रीकल्चर के लिए एरियाज होते हैं ह्यूमिड। फोर्थ एस्पेक्ट इज ग्रोइंग पीरियड। ड्राई फार्मिंग का ग्रोइंग पीरियड होता है लेस देन 75 डेज का एंड ड्राईलैंड फार्मिंग में होते हैं 75 to 120 डेज का एंड रेनफेड एग्रीकल्चर का होता है ग्रेटर देन 120 डेज का। फिफ्थ एस्पेक्ट है मॉइस्चर कंजर्वेशन। मॉइस्चर कंजर्वेशन ड्राई फार्मिंग में रिक्वायर्ड होता है क्योंकि यहाँ पे एरियाज ड्राई होते हैं, इसीलिए मॉइस्चर को कंजर्व करना इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है ड्राईलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग में मॉइस्चर कंजर्वेशन नेसेसरी होता है एंड थर्ड इज रेनफेड एग्रीकल्चर। रेनफेड एग्रीकल्चर में डिस्पोजल ऑफ एक्सेस वाटर करना पड़ता है, मींस मॉइस्चर ऑलरेडी कंजर्व्ड होता है लेकिन जो ज़्यादा बारिश आने की वजह से वाटर फील्ड में इकट्ठा हो जाता है उसे डिस्पोज करना इम्पॉर्टेंट होता है। सिक्स्थ एस्पेक्ट इज एम्फेसाइसिस एंड कंस्ट्रेंट्स। ड्राई फार्मिंग एंड ड्राईलैंड फार्मिंग में सॉइल और वाटर कंजर्वेशन करना इम्पॉर्टेंट होता है, ये इसका मेन एम्फेसाइसिस होता है एंड रेनफेड एग्रीकल्चर में मेन एम्फेसाइसिस होता है डिस्पोजल ऑफ एक्सेस वाटर। सेवेंथ एस्पेक्ट है क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड ड्राई फार्मिंग एंड ड्राईलैंड फार्मिंग में सस्टेनेबल होती है एंड रेनफेड एग्रीकल्चर में क्रॉप यील्ड मैक्सिमम होती है, मींस इसमें क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है। एट्थ एस्पेक्ट है इनपुट यूज़। ड्राई फार्मिंग एंड ड्राईलैंड फार्मिंग में इनपुट यूज़ लिमिटेड होता है, ज़्यादा मशीनरी को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन रेनफेड एग्रीकल्चर में हाई लेवल ऑफ इनपुट्स को यूज़ किया जाता है। नाइन्थ एस्पेक्ट है विंड एंड वाटर इरोजन कंस्ट्रेंट्स। विंड एंड वाटर इरोजन कंस्ट्रेंट्स ड्राई फार्मिंग और ड्राईलैंड फार्मिंग दोनों में किया जाता है। टेंथ है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम ड्राई फार्मिंग और ड्राईलैंड फार्मिंग में सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम को अप्लाई किया जाता है और रेनफेड एग्रीकल्चर में इंटर क्रॉपिंग और डबल क्रॉप मेथड्स को यूज़ किया जाता है। ये थे ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड एग्रीकल्चर के कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और इनके बीच का डिफरेंस। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एरियाज। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अनसर्टेन एंड लिमिटेड एनुअल रेनफॉल। रेनफेड एग्रीकल्चर का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें रेनफॉल इरेगुलर होती है
मॉनसून सीज़न कभी लेट आता है या फिर मॉनसून सीज़न जल्दी ख़त्म हो जाता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन अफेक्ट होता है इरेगुलरिटी की वजह से। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है एक्सटेंसिव क्लाइमेटिक हैज़ार्ड्स। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और रेनफेड एग्रीकल्चर में कभी कभी फ्लड, वाटर लॉगिंग मीन्स फील्ड कैपेसिटी से ज़्यादा वाटर हो जाता है जिससे सॉइल एब्जॉर्व नहीं कर पाती और उसे वाटर लॉगिंग बोलते हैं। इसके अलावा ड्रॉट आने के भी चांसेस होते हैं जिसकी वजह से फील्ड में लगने वाली क्रॉप्स को बहुत सफ़र करना पड़ता है और क्रॉप्स पार्शियली और कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है अंड्यूलेशन सॉइल सरफेस। रेनफेड एरियाज़ में सॉइल विंड और वाटर की वजह से फ्लो होकर कहीं और जाकर डिपॉजिट हो जाती है, इसीलिए वहाँ पर सॉइल के न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं और क्रॉप्स भी सही से ग्रो नहीं कर पाती है क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। रेनफेड फार्मिंग यूजुअली ड्राई एरियाज़ में अडॉप्ट की जाती है जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती है और इसे हम एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोलते हैं। फिफ्थ इज रिलेटिवली लार्जर प्लॉट साइज। क्योंकि रेनफेड एग्रीकल्चर में इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती है, इसीलिए कल्टीवेशन करने के लिए प्लॉट साइज ज़्यादा चाहिए होता है। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है लोअर क्रॉप यील्ड। ड्राईलैंड फार्मिंग में यील्ड कम होती है, इसीलिए यहाँ पर फार्मर्स भी पुअर होते हैं और इसीलिए वो मैकेनिकल इनपुट और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होता है और फार्मर्स भी यहाँ के पुअर होते हैं। सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक इज पुअर फार्मर्स इकोनॉमी एंड कैटल हेल्थ। रेनफेड एग्रीकल्चर में फार्मर्स को प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल पाता जितनी वो मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होती है और कैटल्स को भी फॉडर पूरा नहीं मिल पाता है, इसीलिए कैटल्स की हेल्थ भी वीक होती है और यहाँ पे फार्मर्स और कैटल्स दोनों को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स कंस्ट्रेंट्स ऑफ रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इस टॉपिक में हम समझते हैं कि रेनफेड एग्रीकल्चर की क्या क्या लिमिटेशंस होती है। इसमें हम 5 लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। फर्स्ट है क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स, सेकंड इज सॉइल कंस्ट्रेंट्स, थर्ड इज सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, फोर्थ इज टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स एंड द फिफ्थ वन इज क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स। अब इसे हम डिटेल में समझते हैं। द फर्स्ट इज क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स। क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स का फर्स्ट फैक्टर है रेनफॉल। फर्स्ट पॉइंट है commencement of rains may be quite early or considerably delayed. रेनफेड एग्रीकल्चर मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि इसमें रेनफॉल की फिक्स्ड डेट नहीं होती। जैसे कि केरला के एरियाज़ में मई के मानसून सीज़न स्टार्ट हो जाता है और राजस्थान के एरियाज़ में 15 जुलाई के बाद से स्टार्ट होता है। इसे ही मॉनसून एरिया टू एरिया और ईयर टू ईयर वेरी करता है, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेकेंड इज द रेन्स में टर्मिनेट कंसिडरेबली अर्लियर और परसिस्ट लॉन्गर देन यूजुअल। रेनफेड एग्रीकल्चर में मॉनसून सीज़न बहुत से वेरिएशन दिखाई देते हैं, जैसे कि मॉनसून सीज़न जल्दी स्टार्ट हो जाता है या फिर जल्दी ख़त्म हो जाता है। जैसे कि राजस्थान और अदर नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट में मॉनसून सीज़न सितंबर के बाद ख़त्म हो जाता है और केरला के एरियाज़ में अक्टूबर एंड में ख़त्म होता है। इसके अलावा मॉनसून ईयर टू ईयर भी वेरी करता है स्टेट्स के अलावा। द थर्ड पॉइंट इज इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन टोटल रेनफॉल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जनरली रेनी सीज़न के टाइम पर 50% या 50% से भी ज़्यादा रेनफॉल 3 to 5 डेज़ में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए मिल जाती है। लेकिन इस टाइप की रेन से सरफेस रेनफॉल रन ऑफ होता है
और उससे सॉइल इरोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। सो आफ्टर रेनफॉल, सेकेंड क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट इज विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी जनरली जुलाई एंड अगस्त में हाई होती है। अगर विंड वेलोसिटी 18 to 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से हाई रहती है, तब ड्राई स्पेल के चांसेस होते हैं और उस समय इवेपोट्रांसपीरेशन रेट भी हाई होती है। हाई विंड स्पीड से क्रॉप्स को मैकेनिकल डैमेज हो जाता है एंड हाई विंड स्पीड से साइक्लोन और डस्ट के चांसेस भी होते हैं। थर्ड क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट इज ब्राइट सनशाइन आवर्स। जैन टू फेब के टाइम में यूजुअली प्लांट्स को ब्राइट सनशाइन मिलती है एंड सोलापुर के एरियाज में डे सनशाइन आवर्स होते हैं जनरली 8 to 9 आवर्स के। अप्रैल एंड मई के मंथ्स में स्काई फुल्ली डस्ट पार्टिकल से कवर होता है एंड अगस्त के मंथ में कुछ 4 to 5 आवर्स की ब्राइट सनशाइन देखने को मिलती है। फोर्थ क्लाइमेटिक कंस्टेंट इज ह्यूमिडिटी। जुलाई एंड सितंबर के मंथ में हाई ह्यूमिडिटी रहती है। फेब टू मई के मंथ में हाई टेम्परेचर रहता है, इसीलिए हाई टेम्परेचर में इवेपोट्रांसपीरेशन रेट भी हाई रहती है एंड ह्यूमिडिटी लो रहती है। फिफ्थ क्लाइमेटिक कंस्टेंट इज टेम्परेचर। रेनफेड एग्रीकल्चर के एरियाज में अप्रैल एंड अर्ली मई में हाई टेम्परेचर रहता है 41 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मिनिमम टेम्परेचर होता है दिसंबर में। जनरली ड्राईलैंड फार्मिंग एरियाज में सेमी एंड माइल्ड विंटर होते हैं और समर्स हॉट होते हैं। इंडिया में हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्रॉप का काफ़ी डैमेज होता है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में। हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन रेट हाई होती है और ह्यूमिडिटी लो रहती है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ भी लिमिटेड होती है और वाटर स्ट्रेस भी होता है। हाई टेम्परेचर में प्लांट्स का मॉइस्चर भी लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स को वाटर स्ट्रेस को सफ़र करना पड़ता है। सो आफ्टर क्लाइमेटिक कंस्टेंट्स, सेकेंड फैक्टर इज सॉइल कंस्टेंट्स। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में मोस्टली एल्यूवियल सॉइल को यूज़ किया जाता है। इसका फर्स्ट फैक्टर है इनएडुकेट सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। रेनफेड एग्रीकल्चर के एरियाज़ में सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो होती है, मोस्टली इन एल्फी सॉइल्स और रेड सॉइल में। लो रेनफॉल की वजह से सॉइल में मॉइस्चर कम होता है और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट भी लिमिटेड प्रेजेंट होता है। सेकेंड सॉइल कंस्टेंट इज पुअर सॉइल फर्टिलिटी। रेनफेड एग्रीकल्चर में क्योंकि लो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है, इसीलिए सॉइल फर्टिलिटी भी कम प्रेजेंट होती है एंड मोस्ट ऑफ ड्राईलैंड फार्मिंग सॉइल में नाइट्रोजन और जिंक की डेफिशिएंसी दिखाई देती है। थर्ड सॉइल कंस्टेंट इज सॉइल डिटीरियोरेशन ड्यू टू विंड एंड वाटर इरोजन। ड्राईलैंड फार्मिंग एरियाज में इरोजन बहुत कॉमन है, जिससे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर का लॉस हो जाता है एंड पुअर फर्टिलिटी की वजह से क्रॉप कल्टीवेशन भी सही नहीं हो पाता है। सो आफ्टर क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंस्ट्रेंट्स, थर्ड फैक्टर इज सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। इसका फर्स्ट पॉइंट है स्मॉल लैंड होल्डिंग एंड हाई पॉपुलेशन प्रेशर। ड्राईलैंड फार्मिंग एरियाज में फार्मर्स पुअर होते हैं और उनके पास लैंड इतना नहीं हो पाता और फैमिली प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। सेकेंड फैक्टर इज फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ क्रॉप एंड अनस्टेबल प्रोडक्शन। हाई रेनफॉल एंड हाई विंड वेलोसिटी की वजह से क्रॉप फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड अनस्टेबल प्रोडक्शन होता है। थर्ड फैक्टर इज लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड लो इनकम। लेस क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से फार्मर्स को लो इनकम मिलती है और फार्मर्स पुअर होते हैं। थर्ड लिमिटेशन इज अनएम्प्लॉयमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ ईयर। रेनफेड एग्रीकल्चर एरियाज में फार्मर्स पुअर होते हैं और ओनली रेनी सीजन में ही वो कल्टीवेशन करते हैं एंड मोस्ट ऑफ पीरियड में वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जिसकी वजह से वो पुअर रहते हैं। फिफ्थ फैक्टर इज लैक ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल एड्स। रेनफेड एरियाज में
फार्मर्स की फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं होता, इसीलिए फार्मर्स क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कोई मैकेनिकल इनपुट्स, इरिगेशन फैसिलिटी और हाई यील्ड वैरायटीज़ को यूज़ नहीं कर पाते, इसीलिए उनकी इनकम भी लो रहती है। सिक्स्थ इज ट्रेडिशनल एटीट्यूड ऑफ फार्मर्स। आफ्टर दिस कंस्ट्रेंट्स, फोर्थ कंस्ट्रेंट्स इज टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स। इसका फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ सुटेबल जीनोटाइप गिविंग हाई एंड स्टेबल यील्ड्स अंडर रेनफेड कंडीशन। सेकेंड फैक्टर इज प्रॉब्लम इन डिजाइनिंग सुटेबल क्रॉपिंग सिस्टम। थर्ड पॉइंट इज हाई इनपुट बेस्ड टेक्नोलॉजी इज रिस्की। फोर्थ limitation is limited use of fertilizer, poor response of biofertilizers and poor availability of organic manures. Fifth limitation is limited scope of use of residual moisture and nutrients. Sixth limitation is problems in soil moisture conservation and timely utilization by crop. Seventh limitation is limited scope for land improvement. And the last one is water harvesting and recycling are high investment propositions. The last constraint is crop production problems. Crop production problems का first limitation है unfavorable crop growth environment. The second is severe limitation on the choice of crop. And the third one is low crop intensity. So this lecture is all about characteristic and limitation of rain-fed agriculture. So guys, thanks for watching. Please like, subscribe and share.